स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केपलर के नियमों के बारे में। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरीके शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। केपलर ने ग्रहों यानी मतलब प्लेनेट्स, ठीक है। तो केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए थे, ठीक है। और इन तीनों ही नियमों को बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, पहला नियम था बच्चों कक्षाओं का नियम। क्या था बच्चों? कक्षाओं का नियम। दूसरा था बच्चों आपका क्षेत्रफलों का नियम। क्या था बच्चों? क्षेत्रफलों का नियम। और तीसरा नियम था बच्चों आवर्तकालों का नियम। तो इन तीनों को आइए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करते हैं कि क्षेत्रफलों का नियम क्या था। तो देखिए बच्चों, पहले मैं जो क्षेत्रफलों का नियम है, पहले आपको मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको समझा रहा हूँ, फिर स्क्रीन पर आपको डायग्राम के माध्यम से और भी अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर गति करते रहते हैं। जैसे जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर क्या करती है बच्चों? वो परिक्रमा करती है, ठीक है। अब वो परिक्रमा जब करती है, जब वो घूमती है, तो उसका पथ क्या होता है, उसी के बारे में केपलर ने बताया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है और सूर्य उसके नाभि पर स्थित होता है, या सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे समझते, देखिए बच्चों, ये एक व्रत है, ये व्रत है, और ये क्या बच्चों? ये दीर्घ व्रत है। अब देखिए व्रत को अगर हम हल्का चपटा कर दें, ऊपर से देखो ये चपटा ही हुआ है, आप देख पा रहे पूरी तरीके से गोल नहीं है, ठीक है। व्रत क्या होता है? पूरी तरीके से गोल होता है, यानी इसकी जो रेडियस होती है हर जगह बिल्कुल बराबर होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है हर जगह बिल्कुल बराबर होती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? R1 R2 R3, तो तीनों बराबर होंगी। R1 बराबर R2 बराबर क्या होगा? R3 होगा। लेकिन बच्चों दीर्घ व्रत वाले केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ इसका सेंटर अगर मानता हूँ बच्चों, ठीक है, तो यहाँ रेडियस अलग होगी, यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ और भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो यही कॉमन अंतर होता है बच्चों व्रत में और दीर्घ व्रत में, ठीक है। तो आप जरा स्टेटमेंट की जो हमने बात की थी उसको समझते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह, तो ग्रह के तौर पर हमने क्या लिया बच्चों? ये डायग्राम बनाया, ये पृथ्वी है। क्या ये पृथ्वी एक ग्रह है? ठीक है। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो यहाँ पे देखिए सूर्य को बना लेते हैं, और सूर्य कहाँ होता है? सूर्य होता है एक नाभिक पर, सॉरी नाभि पर, यानी फोकस पर। फोकस कहाँ होते हैं? देखिए दीर्घ वृत्त के बच्चों 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। कौन कौन से? देखिए एक फोकस बच्चों ये हो गया, ठीक है। दूसरा फोकस मान लीजिए बच्चों ये हो गया, ठीक है। समझ में आप लोगों में? तो सूर्य को आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, सूर्य को आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, कहीं भी समझ लेते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए हम सूरज की कल्पना क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं सूरज है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये मैं कुछ सूरज का मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। इससे कुछ किरणें मैंने निकलती हुई दिखा दी, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये सूरज, तो यहाँ मैं एस से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब ये अर्थ है और हम यानी पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी जो पृथ्वी गति करती है वो सूरज के चारों ओर, वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? वो जो सूरज होता है वो एक इसकी नाभि पर स्थित हो, यानी इसके फोकस पर स्थित हो। इसको आप नाभि भी कह सकते हैं, इसको आप फोकस भी कह सकते हैं। आई होप कि मेरा तब क्लियर हो गई होगी। तो बस यही नियम था पहला नियम क्या था? फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है और सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है या फिर नाभि पर स्थित होता है। कुछ भी बोल सकते हैं आप, फोकस बोलो या फिर नाभि बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और दीर्घ वृत्त के अंदर बच्चों 2 नाभि होती हैं, या मतलब 2 फोकस होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस वाले फोकस में मैंने सूरज की कल्पना की है। सर मैं आप लोगों को तो इसका बच्चों पहला नियम था। अच्छा, दूसरा नियम बच्चों ये था, दूसरा नियम ध्यान समझे। देखिए किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। चलिए स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूं। तो मान लीजिए बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी होती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक साल के अंदर ही अपने एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी टाइम पृथ्वी यहां पर है, ठीक है, और मान लीजिए
कि वो 1 महीने बाद पृथ्वी घूमकर, क्योंकि मान लीजिए जैसे इसका रोटेशन ऐसे चल रहा है, ठीक है, मतलब इस मोशन में गति कर रही है, ठीक है, तो मान लीजिए 1 महीने बाद वो पृथ्वी यहाँ पर आ गई, कहाँ पर आ गई बच्चों, यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये प्रारंभिक कंडीशन है, और ये टाइम कितना बच्चों, 1 मंथ का, कितने का, 1 मंथ का टाइम है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो पृथ्वी यहाँ आ गई, क्योंकि 1 साल में तो पूरा चक्कर लगा देती है ना ये, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिलाइए, एक लाइन तो ये मिला दी मैंने, और एक लाइन इसको मिला लीजिए, ये समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसने कवर करा है 1 महीने में, ठीक है, समझ में, इसको मैंने A1 नाम देता हूँ, इसको मैंने A1 नाम दे दिया इस वाले एरिया को, ठीक है। और अगला मंथ आएगा, क्योंकि पृथ्वी तो रोटेशन करती रहती है लगातार, तो मान लीजिए अगले मंथ में जो पृथ्वी बच्चों, मान लीजिए कहाँ गई, वो यहाँ पर आ गई, कहाँ बच्चों, यहाँ पर आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये नेक्स्ट मंथ हो गया अगला वाला, ठीक है, ये भी 1 मंथ का टाइम हो गया, सेम टाइम है ना, ये सेकंड मंथ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको मिला लीजिए, मिला दिया, देखिए मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ, देखिए वो आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगले मंथ में ये A1 नाम दे दिया मैंने एरिया को इसको, ठीक है, और ये जो अब एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको मैंने A2 नाम दे दिया, क्या नाम दिया बच्चों, A2 नाम दिया, ठीक है। तो केपलर ने ये बताया कि जो किसी भी ग्रह को पृथ्वी से, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस वाले 1 महीने के अंदर उसने A1 एरिया कवर करा है, तो अगले 1 महीने के अंदर उसने जो A2 एरिया कवर करा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बात, इनका स्टेटमेंट ये है कि A1 बराबर क्या होता है, A2 होता है। A1 बराबर क्या होता है बच्चों, A2 होता है, यानी एरिया बिल्कुल आपस में क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होगा। ये इनका दूसरा नियम था। एक बात मैं आपको बच्चों और बताता चलूं, देखिए आपने देखा होगा कि कहीं पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना। आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है, और गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और ये गर्मी कब पड़ती है, सर्दी कब पड़ती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये है सूरज, ठीक है, और ये है पृथ्वी, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम तीसरा नियम बात करेंगे, तीसरे नियम की। तो देखिए अब यहाँ से देखिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो सूरज से पृथ्वी बहुत दूर ही है, और यहाँ पे कल्पना करके देख लीजिए, यहाँ इसके पास है, या फिर यहाँ पे कल्पना कीजिए तो यहाँ तो और भी ज्यादा पास हो गई। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो कुछ मैंने देखो अलग अलग पोजीशन दिखाई है, पृथ्वी के डायग्राम बना रहा हूँ, ये सब क्या पृथ्वी के डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, तो इस केस में क्या होगा, पृथ्वी पर इस कंडीशन में क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्योंकि सूरज से बहुत दूर है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे पृथ्वी पर सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चों, सर्दी पड़ती है। क्यों, रीजन ये है कि सूरज जो है पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। अब इसी सीन को बच्चे थोड़ा आगे ले लो, और यहाँ देखो ये सूरज है और ये क्या बच्चे, पृथ्वी है, तो सूरज और पृथ्वी बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये भी बात बच्चों आपको पता होना चाहिए। यानी जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से अधिकतम डिस्टेंस पर होते हैं, तो पृथ्वी पर क्या होती है बच्चों, सर्दी पड़ती है, और जब सूर्य यानी सन और अर्थ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं बच्चों, ठीक है, तो वहां पे गर्मी पड़ती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता चलूं बच्चों, कोई भी ग्रह जब पृथ्वी से, कोई भी ग्रह, ठीक है, सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होता है, सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, तो उसकी जो गति होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। यानी जब यहाँ पे पृथ्वी होगी, यहाँ रोटेशन जब कर रही होगी, तो इस कंडीशन में ये बहुत धीरे धीरे चल रही होगी बच्चों, बहुत धीरे धीरे चल रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी बच्चों सूर्य के क्लोज आएगी, तो यहाँ पर जैसी गति है ना, बहुत तेज हो जाती है। गति क्या हो जाती है बच्चों, तेज हो जाती है। तो याद रखना कि बिल्कुल इसकी स्पीड सेम नहीं होती है, इसकी स्पीड सेम नहीं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसकी स्पीड सेम नहीं रहती है। देखिए स्पीड बढ़ती भी है, घटती भी है। बढ़ती कब है, जैसे पृथ्वी बच्चों को आएंगे, सूर्य के क्लोज आएगी, तो इसकी स्पीड बच्चों बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी पृथ्वी, तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है, स्पीड क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों बात करते हैं इसका तीसरा नियम क्या था। तीसरा नियम बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, वो था बच्चों आवर्तकाल का नियम या परिक्रमा काल का नियम। वो क्या, उसको समझ लीजिए। वो नियम बच्चों ये है, किसी भी ग्रह का आवर्तकाल, किसी भी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है बच्चों किसी ग्रह को एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लगता है, किसी ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। और पृथ्वी का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 1 वर्ष यानी 365 दिन होता है, क्योंकि पृथ्वी 1 साल के अंदर पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है। समझ में आप लोग, तो किसी भी ग्रह का जो आवर्तकाल होता है, जिसको हम टी से लिख रहे हैं, ठीक है, आवर्तकाल का जो बच्चों जो वर्ग होता है ना, ठीक है, वो इसकी औसत त्रिज्या के, घनमूल के, औसत त्रिज्या के घनमूल के
समानुपाती होता है, यानी फार्मूला ये बनता है r की पावर 3। तो ये इसका तीसरा नियम था। क्या नियम था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके पथ की औसत त्रिज्या के घनमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ औसत शब्द क्यों आ रहा है, औसत शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे त्रिज्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे त्रिज्या और कम है, यहाँ पे त्रिज्या और कम है, और यहाँ पे त्रिज्या और भी ज्यादा कम है। त्रिज्या भी देखो कम बढ़ती हो रही है, समझ आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या शब्द नहीं कह सकते, यहाँ पे औसत शब्द बोलना जरूरी होगा। समझ में आप लोग की बात। एक बार फिर से रिपीट करो मुझे, तीसरा नियम क्या था, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, ठीक है, आवर्तकाल का वर्ग, ठीक है, उसके दीर्घ वृत्ताकार पथ की औसत त्रिज्या के घनमूल के समानुपाती होता है। तो बच्चों ये इसका तीसरा नियम था। तो आई होप बच्चों आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि केपलर के 3 नियम क्या थे, कक्षाओं का नियम क्या था, क्षेत्रफलों का नियम क्या था, और आवर्तकालों का नियम क्या था। ठीक है, और आई होप आपको मैंने बताया कि कब पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है, कब सर्दी पड़ती है। और एक बात मैंने आपको और बताई कि जो पृथ्वी यानी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो इसकी जो गति होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। इसकी जो गति है कम बढ़ती होती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है तो ये धीरे धीरे चलती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी इसके सूर्य के लग जाती है तो ये रोटेशन बहुत तेज हो जाता है। यहाँ जाके दूर जाके धीरे 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 अब आई तो यहाँ बहुत फास्ट गति से गति है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। जब सूर्य और पृथ्वी बहुत क्लोज होते हैं तो इसका जो मोशन होता है नहीं बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जब पृथ्वी दूर से दूर जाती है तो ये फिर धीरे धीरे जाती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो आई होप बच्चों पूरी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।